स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का अपना लेक्चर है अपीयरेंस ऑफ द साउंड टू द ह्यूमन ईयर, यानी कि कोई भी जो आवाज़ आपको जो सुनाई दे रही है वो किस फॉर्म में सुनाई देती है, कैसे सुनाई देती है, उसके बीच में कौन कौन से पैरामीटर हैं जो हम फिजिक्स के अंदर डील करते हैं, यानी कि टेक्निकल जो टर्म है वो कौन कौन से होंगे, क्या उनका रोल होगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग है अपीयरेंस ऑफ साउंड टू ह्यूमन ईयर। आपके कानों को जो आवाज़ें सुनाई देती है, आवाज़ें आना है ना, आवाज़ें आना एक रोग भी है, लेकिन वो रोग यहाँ नहीं है। हम केवल नॉर्मल जो साउंड हमें सुनाई देती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है चर्चा, देखिए इसका कहना है द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन साउंड टू ईयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 पैरामीटर्स। हमें जो आवाज़ सुनाई देती है वो बेसिकली 3 पैरामीटर पर डिपेंड करती है। पहला है पिच, दूसरा लाउडनेस, तीसरा क्वालिटी। पिच ऑफ द साउंड, पिच ऑफ द साउंड। तो पिच का मतलब है इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली क्या मतलब होता है पिच का, वो सारी बातें हम करेंगे। अभी मैंने केवल एक बताया है आइडिया कि पिच जो है वो क्या है, इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। ओके, लाउडनेस ऑफ साउंड, कितना जोर का झटका आपको सुनाई दे रहा है, यानी कि लाउडनेस, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द इंटेंसिटी। तो ये जो रिलेटेड होता है किससे, इट्स रिलेटेड टू इंटेंसिटी। एंड फाइनली क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ साउंड, कि कोई साउंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, काफ़ी मधुर संगीत आपको देते हैं सुनने के लिए, और वहीं पर कुछ बहुत ही घटिया डब्बे जो कि सुनाने के नाम पर आपको नॉइज जो है उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो बेसिकली जो क्वालिटी है इट डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म। तो इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू वेव फॉर्म। तो देखिए अब लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। स्वागत है आपका। तो टारगेट ये है कि हमें जो आवाज़ सुनाई देती है वो किन 3 पैरामीटर पर डिपेंड करती है। पहला है पिच पर, दूसरा लाउडनेस पर, तीसरा क्वालिटी पर। पिच जो है वो कुछ एक ऐसा पैरामीटर होगा जो डायरेक्टली डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर। लाउडनेस, कोई भी जो स्पीकर वगैरह डीजे साउंड जो है उसका लाउडनेस कितना ज़्यादा है कितना कम है, दैट इज बेसिकली डिपेंड्स और इट इज रिलेटेड टू द इंटेंसिटी। एंड क्वालिटी दैट इज रिलेटेड टू वेव फॉर्म। तो 1 बाय 1 तीनों पैरामीटर्स को हम पढ़ेंगे और सभी का ये फैक्ट देखेंगे कि हाँ साउंड वेव के रेस्पेक्ट में कौन सी चीज़ें क्या रोल प्ले करती है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो साउंड वेव सामने वाले या पास वाले को, या फिर आप सुन पा रहे हैं यूजिंग द हेडफोन, ठीक है, सुन पा रहे हैं। अगर सुन पा रहे हैं इन दैट केस व्हाट विल बी द पिच, what will be the loudness and what is the quality of sound which I am speaking। तो इन सब पैरामीटर को हम जानेंगे। तो बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि साउंड वेव्स के बारे में अगर आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, साउंड वेव्स के बारे में टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो आपको 3 चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। पहला पिच है, दूसरा लाउडनेस है, एंड तीसरा इसकी क्वालिटी है। इसीलिए अगर आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, यानी कि समथिंग लाइक गिटार, एनीथिंग, कुछ भी, तो उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। ओके, कि ये कितना क्या पिच जनरेट करता है, ये सारी चीज़ें। तो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ डील करेंगे, इसे लिख लेना है। और मैंने पिच का पहला टॉपिक लिखा है। क्या लिखा है, मैंने कहा है कि पिच इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, तो मैंने हेडिंग ये लगा दिया पिच एंड फ्रीक्वेंसी, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। काफ़ी मज़ेदार है। देखिए आप कहेंगे पहले ये टॉपिक क्यों नहीं आ गया, जो जमाने भर बाद आया है ये टॉपिक। चलिए देखिए क्या है ये। पिच का कहना है, डिफाइन करते हैं, डिफाइन करें, ध्यान दीजिए। पिच ऑफ साउंड इज दैट सेंसेशन, सेंसेशन मीन्स आप इसे फील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेंसेशन दैट मीन्स यू कैन फील। तो पिच ऑफ ए साउंड इट इज समथिंग विच यू कैन फील,
It is something that can be sensed, or it can be sensed by which we differentiate a buffalo voice, a male voice और a female voice. क्या मतलब इसका? जैसे एक बफेलो है, एक काऊ को हटाओ, बफेलो और काऊ में क्या टेंशन है? एक मेल लिया, एक फीमेल लिया। बफेलो जब बोलेगी और आप यहां सुन रहे हैं, तो आपको इसकी आवाज सुन के ही पता चल जाता है कि कहीं दूर दरिया में बफेलो गीत गा रही है ना। बफेलो अगर दूर से चिल्लाएगी या कुछ भी करेगी तो आपको उसकी जो साउंड सुनते ही पता चल जाता है कि हाँ, इट्स ए साउंड ऑफ बफेलो। व्हाट यू हैव डन, क्या आपने देखा, जैसे मैं इस रूम में बैठा हूँ, इस रूम में खड़ा हूँ हाल फिलहाल, नीचे कोई बफेलो खड़ी है, अगर वो वहां से चिल्लाए तो मुझे नहीं पता कि बाहर बफेलो है, लेकिन मैंने उसकी आवाज सुन करके ये पता लगाया कि बाहर कौन है, बफेलो है। यानी कि इट इज समथिंग विच आई हैव सेंस, मैंने सेंस किया उसकी साउंड से कि वो क्या है, बफेलो है। तो वो जो सेंसेशन है दैट इज द पिच ऑफ साउंड, यानी कि वो जो हमें पता चलता है ना कि बाहर कुत्ता भौंक रहा है या बिल्ली इधर से म्याऊं म्याऊं कर रही है, जो भी कर रही है, बफेलो जो भी अपना आवाज देगी, मेल वॉइस है या फीमेल वॉइस है, तो इन सब के बीच में हम जो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं वो किसकी वजह से, दैट इज बिकॉज ऑफ द पिच। तो पिच का डेफिनेशन क्या, कि पिच एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी वजह से हम डिफरेंट साउंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हाँ, ये आवाज उसका है, ये आवाज उस विद्यार्थी का, ये आवाज उस जानवर का है, ये आवाज उस जंगली जानवर का है। यानी कि जो भी आवाज है, लेकिन बट फर्स्ट वी हैव टू फील इट कि ये किसका आवाज है। और जैसे आपने इसे फील किया तो हमने कहा कि द सेंसेशन विच यू सेंस दैट इज द पिच। तो पिच क्या है? पिच एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको हेल्प करता है कि किसकी आवाज आ रही है। यहाँ तक ठीक? तो बफेलो वॉइस, मेल वॉइस और फीमेल वॉइस के बीच में डिफ्रेंशिएट करने का जो तरीका है वो पिच है। तो पहला पॉइंट क्लियर, आई होप सो कि क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। बफेलो वॉइस इज ऑफ लो पिच, मेल वॉइस हैज हायर पिच एंड फीमेल वॉइस हैज स्टिल हायर पिच। तो इसके ऊपर हम काफी अच्छे से चर्चा करेंगे आज। क्या है, मान लेते हैं एक फीमेल है, एक मेल है और यहां एक बफेलो है। तो बफेलो बना देता हूं मैं, ये ठीक है, बफेलो बन गई। ओके, ये एक मेल और ये एक फीमेल। तो हमें चेक करना है, यहां एक ऑब्जर्वर है, यहां एक ऑब्जर्वर है, लेकिन बीच में पर्दा लगा है। बीच में क्या लगा है? पर्दा। उसे नहीं पता यहां फीमेल है या मेल है या बफेलो है, या बीच में क्या, तो दीवार है। बीच में क्या है? इट्स अ वॉल, बीच में दीवार है, लेकिन दीवार इतनी है कि वो उसे आवाज सुनाई दे रही। ओके, अब बफेलो जोर से चिल्लाए, तो चिल्लाई तो क्या होगा? तो इसे सुनाई दिया कि हाँ साउंड आ रही है कुछ, तो साउंड आ रही, वो साउंड किसकी थी? बफेलो की थी। मैंने ट्राई किया है बफेलो की आवाज निकालने की, हो सकता है वही आवाज है कि नहीं। तो ये इसको सुनाई दी, उसने कहा कि हाँ ये जो आवाज है, जो मधुर आवाज थी, वो बफेलो की थी। ठीक है, अब मेल और फीमेल की बात करते हैं। लेट्स से इन दोनों ने हेलो कहा, हेलो, और इसने भी कहा हेलो। तो कौन कैसे हेलो बोलता है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे मेल की आवाज है, मेल वॉइस, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेल वॉइस जो होगा, मैं हेलो बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए उस पर। जैसे आई यूज्ड टू से हेलो, तो हेलो जब मैंने कहा तो वॉइस ऑफ ए मेल इज ए डीपर वॉइस, डीप होती है। ठीक है, यानी कि व्हेन वी से हेलो, तो इसने सुना कि हेलो जैसी कुछ आवाज आई है, और ये कुछ आवाज जो है डीप वॉइस है। डीप मतलब गहरी आवाज, ऐसा फील होता है ना। तो डीप वॉइस है, देन उसने कहा कि हाँ इट्स ए वॉइस ऑफ ए मेल। अभी और भी पैरामीटर पर आएंगे। और फीमेल वॉइस जैसे, लेट मी ट्राई, जैसे धीरे से कहेंगे हेलो हेलो। ठीक है,
तो हेलो जैसे ही आवाज़ पहुंची उसने कहा कि हाँ काफ़ी बारीक आवाज़ है, मतलब ये फीमेल की आवाज़ है। तो फीमेल की आवाज़ है तो उसने कहा कि भाई ये फीमेल की आवाज़ है और ये मेल की आवाज़ है और ये बफेलो की। ऐसे उसने डिफ्रेंशिएट किया। ये भी तरीका ठीक था, लेकिन हर बार आप हर एक जानवर की या हर एक जो आपके सामने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या कोई भी है जो आवाज़ क्रिएट कर रहा है, क्या उसकी आवाज़ को आप पहचान पाएँ? जरूरी नहीं है। उसके लिए मैंने एक पैरामीटर डिसाइड किया, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। क्या? फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, बफेलो वॉइस इज ऑफ लो पिच। प्रैक्टिकली जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आया कि बफेलो की जो पिच होती है वो सबसे कम है। उसके बाद इसकी हायर पिच, मेल की जो पिच होती है वो हायर होती है, और सबसे हाईएस्ट इन तीनों में सबसे जो हाईएस्ट है वो किसकी है? फीमेल की। अब इसका मतलब क्या है? पिच का एग्जैक्टली अभी मतलब पता ही नहीं चला। मैं पिच चिल्लाए जा रहे हैं कब से, लेकिन अभी पिच का मतलब पता ही नहीं चला। मतलब सीधा सा ये है कि लो पिच है मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। हायर पिच है मतलब इसका फ्रीक्वेंसी अब बढ़ गया, सही है, और इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इन तीनों में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है थोड़ा यहाँ पर देखते हैं कि बफेलो वॉइस इज ऑफ लो पिच, हाँ सही लिखा, एंड मेल वॉइस हैज हायर पिच, एंड ए फीमेल वॉइस इन जनरल स्टिल हायर पिच, यानी कि मेल से भी ज़्यादा हायर पिच होती है किसकी? फीमेल की। ओके, तो हायर पिच का मतलब क्या हुआ? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है। अब देखिए इसकी चर्चा हम और करेंगे कि हाँ क्या है इसका मतलब। पिच से थोड़ा बहुत आइडिया मिला है कि हाँ जिसका पिच ज़्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिसका पिच ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। सो वन रिलेशन वी हैव गॉट फ्रॉम हियर दैट पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जैसे आमतौर पर इन फिजिक्स जनरली ये माना गया है, इन जनरल ये माना गया है क्या कि जो फीमेल है और दूसरी तरफ हम मेल की बात करें तो फीमेल का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है विथ रेस्पेक्ट टू मेल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फीमेल इज ग्रेटर देन मेल। तो मैं ठीक से स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फीमेल इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल। ओके, हम कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं? साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी की। जैसे मैं हेलो बोल रहा हूं तो मैं क्या है कि बहुत ही सिंपल और एक डीपर वॉइस में बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेल वॉइस का बायोलॉजिकल सिस्टम ही ऐसा है कि वो बहुत ही आराम से आसानी से बोलना चाहेगा हर एक वर्ड को। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम है तो वो खुद को अलाउ ही नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से बोलने के लिए। ठीक है ना, तो बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ फीमेल्स प्रोवाइड देम और अलाउ देम टू स्पीक विथ हायर फ्रिक्वेंसीज, है ना। यानी कि जैसे ऐसे समझो इसे कि अगर 1 सेकंड के अंदर मेल अगर 5 वर्ड बोल पाता है, कितने? 5 वर्ड्स in 1 second. If a male try to speak 5 words, then a female can try more than 5 or you can say 10 words. तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा हुई? यानी कि 1 सेकंड में कितना बोल रहे हैं वो हुई फ्रीक्वेंसी, वो 1 सेकंड फीमेल कितना बोल रहे हैं? 10 वर्ड्स, जबकि मेल कितना बोल पा रहा है? 5 वर्ड्स। यानी कि फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा? फीमेल का। फीमेल का ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो फीमेल का पिच भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि जब भी आप टेक्निकल टर्म कहीं भी रेडियो वगैरह कुछ भी ट्रांसमीटर वगैरह जो भी है, ट्रांजिस्टर वगैरह भी, हर जगह आप पिच का टेक्निकल वर्ड यूज देख सकते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर लिखा रहेगा यस इट इज़ द पिच, पिच इतना। मतलब वहाँ से पता चल जाता है कि कौन से रेडियो का कौन से डीजे का पिच ज़्यादा है, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब दिस सेंसेशन प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन द डोमिनेटेड फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द साउंड। तो हमने बात कर ली उसकी कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा? जिसकी पिच ज़्यादा। चलिए, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच। ओके, इन जनरल वीमन स्पीक एट हायर पिच, ये इन जनरल है। ठीक है, तो
वेमन हमेशा ज़्यादा ही फ्रीक्वेंसी से बोलेगी, मेल को डोमिनेंट हमेशा करेगी पिच के रेस्पेक्ट में, यानी कि फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में। तो ये लिख लीजिए। अगला हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो उम्मीद है पिच आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा लॉजिक था कि पिच उसका ज़्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और मेल और फीमेल में किसका ज़्यादा है, फीमेल का ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी, इसलिए उसका पिच भी ज़्यादा रहेगा। चलिए अगला है अपना लाउडनेस। पिच की जगह दूसरा क्या था, लाउडनेस। तो एक मन में सवाल आना चाहिए, कुत्ते के बारे में क्या कहना है कि उसका पिच हाई है या लो है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ एक पर्सन है, फीमेल ही मान लीजिए, या फीमेल ही क्यों लें, कोई सा भी एक साउंड सिस्टम है, ठीक है, जिसने साउंड वेव जनरेट किया, साउंड वेव जनरेट किया। उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है लेट्स से 30 किलो हर्ट्ज। पहली बात, क्या इस फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं? नहीं, नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, दैट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, ये ऑडिबल है। अगर ये ऑडिबल है तो ये क्या है? ये ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज है, दैट मीन्स इट्स अल्ट्रासोनिक। ये अल्ट्रासोनिक है। और अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को कौन सुन सकता है? वी नो डॉग्स, बैट्स एंड देयर आर सो मेनी अदर क्रिएचर्स। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई साउंड सिस्टम है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है मतलब पिच उसका क्या है? ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब पिच क्या है? ज़्यादा है। और जिसका पिच ज़्यादा है मतलब वो कौन सी कैटेगरी में है? अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी में। यानी कि उसे कौन सुन सकता है? डॉग्स एंड बैट्स। यानी कि कुत्तों की खास बात यह हो गई कि वो हायर पिच के फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। समझे? चलिए अगला अपना है लाउडनेस, जो कि रिलेटेड है किससे? इंटेंसिटी से। तो देखते हैं कौन क्या है इसमें रिलेटेड, है ना। तो हेडिंग लगा लीजिए। मैंने एक टेबल लिखा हुआ है, वो अपने काम आएगा अभी, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी में। तो अगला हेडिंग, क्योंकि लाउडनेस डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? इंटेंसिटी पर। मतलब डायरेक्टली करता है नहीं करता, लेकिन इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द इंटेंसिटी। ओके, कैसे रिलेट होता है, कैसे नहीं होता है, विच वी विल डिस्कस। ओके, कमिंग टू द पॉइंट। पहला कि लाउडनेस इज रिलेटेड टू द इंटेंसिटी। ओके, लाउडनेस इज रिलेटेड टू द इंटेंसिटी बट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कैसे? उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमें याद कर लेना है, और सीईटी नीट वालों को उसके ऊपर क्वेश्चन कंफर्म मिल जाएगा, और जेई वालों के लिए वो यूज होगा। सिंपल है। चलिए, लाउडनेस इज रिलेटेड टू द इंटेंसिटी बट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लाउडनेस का एक फॉर्मूला दिया गया, दैट इज बीटा। ये क्या है? बीटा 10 log 10 बेस टू दी I ओवर I नॉट। और जो लाउडनेस है, ये लाउडनेस का फॉर्मूला है। बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है लाउडनेस को, ठीक है। और लाउडनेस का जो यूनिट, दैट इज द डेसिबल। डेसिबल्स माइट बी यू हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास। डेसिबल नहीं लिख करके इसे डीबी भी लिखा जाता है। ओके, कि कितना डेसिबल हम सुन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने ये सुना होगा डेसिबल, ठीक है। तो आई क्या है? आई है, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ओके, बढ़िया। चलिए, तो आई नोट क्या है? आई इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आई नोट इज द रेफरेंस इंटेंसिटी। आई नोट इज द रेफरेंस इंटेंसिटी। हमें यह फॉर्मूला सीधा यूज करना है स्टूडेंट। कैसे आया, कहाँ से आया, हमें उसके बारे में पीएचडी नहीं करना है। हमारे लिए काम का केवल यही है कि हाँ, लाउडनेस के लिए फॉर्मूला ये होता है। कैसे यूज करना है?
क्या इसका सिग्निफिकेंस है, उसकी हम सारी चर्चा करेंगे, उसके लिए बेफिक्र। सो इट्स ए रेफरेंस इंटेंसिटी एंड इसका वैल्यू होता है स्टूडेंट, फिक्स एक वैल्यू है, आई नॉट इज इक्वल टू 10⁻12 वैट पर मीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से दिखना चाहिए, देखता हूँ ये दिखेगा नहीं, दिख जाएगा, चलिए। सो रेफरेंस इंटेंसिटी और किसको रिप्रेजेंट करता है, इट्स रिप्रेजेंट द मिनिमम इंटेंसिटी, इट रिप्रेजेंट्स the minimum intensity which is just audible, at intermediate frequency, काफी नीचे लिख दिया है, मुझे नहीं लग रहा दिख पाएगा आपको, इसमें देखता हूं, मतलब भी समझा रहा हूं ना, डोंट वरी, आई नोट, चलिए दिख जाएगा। तो ये कहानी हमें समझ में आई, ये लिख लीजिए पैरामीटर, मैं उसको समझाता हूं और डिटेल में। तो जैसे कि इसने कहा कि कोई भी एक साउंड का सोर्स है, ये सोर्स है, मान लीजिए डीजे सोर्स है, ये डीजे साउंड है, और यहां पर आप खड़े, ठीक, डीजे सोर्स बहुत अच्छा एक गाना बजा रहा है और वो गाना हमें सुनाई भी दे रहा है, तो मैं कहूंगा कि बताओ इसकी लाउडनेस क्या है, मतलब कितना तेज सुनाई दे रहा है आपको, तो आप कहेंगे काफी तेज सुनाई दे रहा, नहीं, एग्जैक्टली बताने के लिए यू हैव ए फॉर्मूला, दैट इज द बीटा इज इक्वल टू 10 log 10 बेस टू दी I/I नॉट, ठीक है। अब देखिए बीटा तो मान लिया कि ये लाउडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 इट्स ओके, इज कांस्टेंट। अब I और I नॉट की बात करते हैं, हम क्या करते हैं कि I जो है इंटेंसिटी है वो इस साउंड वेव की, यानी कि डीजे साउंड से जो साउंड वेव्स निकल रही है उसकी इंटेंसिटी है। अच्छा, अगर उसकी इंटेंसिटी है तो उसको फाइंड करने के लिए मैंने एक रेफरेंस इंटेंसिटी ले रखी, यानी कि मैं किसी भी डीजे सोर्स का अगर लाउडनेस बताऊंगा तो एक रेफरेंस वैल्यू के रेस्पेक्ट में बताऊंगा, जो कि क्या है, I नॉट है। अब समझ में आई बात। तो हमेशा किसी भी अगर आपको क्या बतानी है, इंटेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द लाउडनेस, देन इट विल बी डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस इंटेंसिटी, जिसका वैल्यू होता है 10⁻12 वैट पर मीटर स्क्वायर। कैसे पता चला ये रेफरेंस है, ऐसे पता चला कि इससे कम इंटेंसिटी का साउंड हमें सुनाई नहीं देता, यही एक इंटेंसिटी है, सबसे छोटा इंटेंसिटी है जो हमें सुनाई देता है, और उसी के रेस्पेक्ट में हमने चीजें डिफाइन की, और डिफाइन किया है कौन से स्केल पर, इट्स ए लॉगरिथमिक स्केल। कौन सा स्केल है ये, लॉगरिथमिक स्केल पर है, यानी कि उसके बिहेवियर को देख के पता चला कि स्केल कौन सा आएगा, फॉर्मूले में लॉगरिथमिक आएगा। बेस क्या है, बेस इज 10, तो लॉग का बेस है 10, डोंट कंफ्यूज, ये नहीं लिखा है मैंने, 10 ही लिखा है ना। चलिए इतना हुआ, ये लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल लिखिए, आपके काम आएगा, इसकी इंटेंसिटी आई है। तो फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस मैं बता चुका हूं। नाउ वी आर कमिंग टू दी सम मैथमेटिक्स। क्या है इसका मैथमेटिक्स, क्या कहती है इसकी मैथमेटिक्स, आइए देखें। बीटा इज इक्वल टू, इफ, पहला कंडीशन, इफ I इक्वल टू I नॉट, क्या होगा, इफ I इक्वल टू I नॉट, I की वैल्यू अगर I नॉट ही हो जाए, यानी कि जो डीजे साउंड है वो उतनी ही इंटेंसिटी जनरेट कर रहा है जितनी सबसे कम हो सकती है, तो उससे घटिया डीजे साउंड नहीं हो सकता। फिर भी देखते हैं कितना सुनाई देगा, इसका यूनिट क्या होगा, डेसिबल, ठीक है। I का वैल्यू क्या रखना है, I नॉट, तो I नॉट से I नॉट खत्म हो गया, क्या बचा, log 10 बेस टू दी 1, और log 10 बेस टू दी 1, ये log 1 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 10 इंटू 0 इट कम्स आउट टू बी 0 डेसिबल या डेसिबल, ओके,
यानी कि इट इज द मिनिमम ऑडिबल साउंड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल, है ना। जब आपकी इंटेंसिटी 10 की पावर -12 हो जाए, यानी कि I0 ही हो जाएगी, तब आपको जो आवाज़ सुनाई देगी उसका वैल्यू होगा 0 डेसिबल, यानी कि कम से कम आप इतना सुन सकते हैं, मतलब कुछ नहीं। 0 मतलब क्या, सुनाई नहीं दिया, मतलब वहां पर क्या था, वो साइलेंस था। ओके, तो मिनिमम ऑडिबल साउंड 0 डेसिबल। तो 0 डेसिबल में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आवाज़ नहीं होगा, थोड़ा बहुत आवाज़ होगा। तो मिनिमम ऑडिबल साउंड मैंने लिखा है 0 डेसिबल, यही इसलिए मैंने टेबल बनाया, इसी का आगे टेबल बना लेना। क्या है कि मिनिमम ऑडिबल साउंड होता है 0 डेसिबल। विस्परिंग मतलब क्या, फुसफुसाना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और ठीक 1 मीटर के डिस्टेंस पर 2 लोग हैं, चुपके से बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं चलने दे रहे हैं। फुसफुसाना, आपस में ये क्या कर रहे हैं, फुसफुसाना, विस्परिंग, है ना। जिसे क्या कहते हैं, फुसफुसाना, आपस में धीमे धीमे बात कर। तो 1 मीटर की डिस्टेंस पर मैं जो सुन सकता हूं दैट इज द 10 डेसिबल तक का साउंड सुन सकता हूं। ओके, वहीं पर अगर यही दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पर नॉर्मल वे में बातचीत करते हैं, जैसा कि आम लोग करते हैं, ओके, अगर वो नॉर्मल वे में बातचीत करेंगे तो मैं 60 डेसिबल तक की आवाज़ सुन सकता हूँ। एंड मैक्सिमम टॉलरेबल साउंड, जो मैक्सिमम हम सुन सकते हैं, दैट इज दी 120 डेसिबल। ओके, सो हियर इट इज दी 120 डेसिबल। ये लिखिए, एक सवाल करेंगे, एक क्यों 2 करेंगे, आज तो बढ़िया है ये टॉपिक भी। 2 सवाल लिखे हैं मैंने, देखिए उसे, ये इसी पर लाउडनेस वाले कंसेप्ट पर आधारित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, मज़ेदार भी है। चलिए देखिए, और सवाल को सोल्व करने के लिए ये टेबल आपके लिए जड़ी बूटी का काम करेगी, यानी कि आपके लिए ज़रूरी रहेगी। मैंने लिख दिया है, log 10 बेस पर सारी वैल्यू लिखी है। केवल log 10 बेस 1 से लेकर 10 तक याद है तो फिर कोई सा भी वैल्यू आए आप कर सकते हैं। और इसमें सारे पॉजिटिव केस के बनने वाले। पॉजिटिव केस मीन्स यहाँ पर सभी पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी, मतलब एंटी लॉग की कोई टेंशन नहीं रहेगी यहाँ पर। चलिए, जरूरत रहेगी तो मैं सिखा दूंगा उसे भी। कैलकुलेट द साउंड लेवल इन डेसिबल। तो डेसिबल में हमें साउंड लेवल फाइंड करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड बीटा दैट हैज एन इंटेंसिटी, यानी कि एक साउंड है जिसका हमें बीटा फाइंड करना है और उसकी इंटेंसिटी दी है कितनी, 4 × 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो मैंने सिंपल एक फॉर्मूला बेस दिया है, देखिए आइए, बीटा इज इक्वल टू वॉट, 10 log 10 बेस टू दी I/I0। यस, एकदम सही है ना। चलिए, तो ऐसा है, तो I कितना, ये रहा I0 हम जानते हैं, 10 log 10 बेस टू दी I कितना, 4 × 10 की पावर -6, और ये कितना होता है -12। इट कम्स आउट टू बी इन डेसिबल 10 log 10 बेस कितना आ जाएगा, 4 × 10 की पावर 12 ऊपर 12 - 6, इट्स 10 की पावर 6। करेक्ट, क्या करेंगे, 10 को साइड में रख दो। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, log m × n इज इक्वल टू वॉट, log m + log n। सही है, तो वही करेंगे, m ये × n। सही है, क्या आ जाएगा, log 10 बेस टू दी 4 प्लस log 10 बेस टू दी 10 की पावर 6। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना, ऊपर वाला मिटाऊंगा। ये प्रॉपर्टी यूज किया है, इट्स ए लॉगरिथम प्रॉपर्टी, नीट वालों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है और कई जगह पढ़ा है, चैप्टर 2 ही स्पेसिफिक नहीं है, आपने कई जगह पढ़ लिया इसे, खास करके केमिस्ट्री में बहुत जगह। बीटा इक्वल टू 10 ब्रैकेट log 10 बेस टू दी 4.6 प्लस, वो आपको टेबल याद रखना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। ओके, चलिए, log 10 बेस टू दी 10 की पावर 6, और आपको पता है log में x की पावर कुछ भी, जैसे a है तो a मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यानी कि 0.6 प्लस 6 log 10 बेस टू दी 10। इतना सोल्व इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। 10 बेस टू दी 10 1, तो 6 प्लस 0.6 इट कम्स आउट टू बी 6.6, है ना, और 66 डेसिबल। यस, इट इज़ योर आंसर। इतना हमें साउंड लेवल
सुनाई देगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लिख लीजिए। अगला हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। टेबल 2 भी कंटिन्यू आपको छाप लेना है कहीं ना कहीं पर नोट्स के अंदर। अभी एक प्रॉपर्टी में पढ़ना बाकी है, आपको पता हो तो साउंड पैरामीटर का पिच हमने पढ़ लिया है, लाउडनेस हमने पढ़ लिया, तीसरा भी पढ़ना बाकी है, वो छोटा ही है इसलिए मैंने इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा डाल दिया। ओके, इफ द इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 20 बाय हाउ मेनी डेसिबल्स इन द साउंड लेवल इंक्रीज। क्या है मतलब इसका, देखिए एक साउंड बॉक्स है या साउंड सिस्टम कुछ भी है, लेट से उसका स्टार्टिंग में इंटेंसिटी I1 था और लाउडनेस β1 था। ठीक, अब उसने कहा नाउ व्हाट आई हैव डन दैट इज नाउ आई हैव इंक्रीज द इंटेंसिटी बाय ए फैक्टर ऑफ 20, मतलब अब नया इंटेंसिटी हो गया है 20I1, पहले का 20 टाइम्स। ओके, बाय ए फैक्टर ऑफ 20 इंक्रीज किया ना, तो जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई बाय 20। देन इट हैज बीन आस्क्ड हाउ मेनी डेसिबल्स इन दिस साउंड लेवल इंक्रीज, यानी कि पहले I1 था तो साउंड लेवल β1, I2 हो गया तो साउंड लेवल इंक्रीज हुआ होगा, नो डाउट। जब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई है तो साउंड लेवल इंक्रीज हुआ है। तो उसने कहा है कि कितना, पहले के रेस्पेक्ट में कितना, यानी कि आवर टारगेट इज टू फाइंड β2 माइनस β1। फिर से बताएं, फिर से देखिए क्या कहना चाहता है ये। इफ द इंटेंसिटी, देखिए इसका ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, चलिए। इफ द इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 20, इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ 20 से, पहले I1 था फिर इंटेंसिटी इंक्रीज किया 20 से, पहले वाले पर β1 लाउडनेस है, दूसरे वाले पर β2 है, तो कहा गया है कि यहाँ से यहाँ आने पर कितना इंक्रीज हुआ, यानी कि यू हैव टू फाइंड डिफरेंस। ओके, वेरी सिंपल। β1 क्या आ जाएगा, β1 इज 10 log 10 बेस टू दी I1 ओवर I0। ओके, β2 भी आसान है, सब कुछ तो आसान ही है ना, I2 अपॉन I0। ओके, क्या करना है, β2 माइनस β1 निकालना है तो कर दो। सो फाइनली इट्स β2 माइनस β1 विच कम्स आउट टू बी 10 log 10 बेस टू दी I2 अपॉन I0 माइनस 10 log 10 बेस टू दी I1 अपॉन I0। ठीक, 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन ले लेता हूँ, ये I2 वाला मैं अलग लिख देता हूँ कि I2 का वैल्यू कितना है 20I1, जरूरत पड़ेगी अभी इसलिए लिख देते हैं, आपको याद रहेगा, सही है ना, गिवन डाटा। ओके, 10 कॉमन ले लेते हैं, ले लो यहीं पर, ये लो 10 कॉमन ले लिया। अब देखिए 10 log समथिंग माइनस log समथिंग, तो ये कुछ ऐसा है, आपको याद दिलाते हैं, log m माइनस log n, log m माइनस log n इज इक्वल टू वॉट, log m बाई n। सही है, यानी ये पूरा क्या है log m और ये पूरा क्या है n, तो m बाई n कर देना बस। ये प्रॉपर्टी है लॉगरिदम का, यूज कर रहे हैं उसे। ठीक है, प्रॉपर्टी लिख लो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, वरना भूल जाओगे फिर कहोगे कहाँ से आगे भाई ये। 10 log 10 बेस टू दी m ऊपर, ये पूरा m है, यानी कि I2 अपॉन I0 डिवाइड बाय, सही है, डिवाइड बाय, इसकी जरूरत है क्या, ये लो, ये तो 10 बार, 10 log 10 I2 अपॉन I0 और n I1 अपॉन I0, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल, इट विल गेट रेसिप्रोकल, है ना, उल्टा हो जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा भाई, I2 अपॉन I0 इंटू I0 अपॉन I1, I0 से I0 कैंसिल आउट, जी हाँ, I0 से I0 कैंसिल आउट, I0 से I0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, तो I0 से I0 कैंसिल कर दिया, अभी I2 अपॉन I1 बच गया, यानी कि 10 log 10 बेस टू दी I2 ओवर I1। I2 का वैल्यू हम जानते हैं क्या, जी हाँ हम जानते हैं, हम क्या नहीं जानते, हम सब कुछ जानते हैं, है कि β2 माइनस β1 10 log 10 बेस टू दी I2 वैल्यू कितना है 20I1, ये I1 20, एंड आई गारंटी इस टाइप का सवाल आपको कंफर्म
सीट या नीट में मिल जाएगा। जी हाँ। तो log 20 का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे बताओ, आप ही लोग बताओ। बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू 10 log 20। 20 को ऐसा लिखते हैं 10 इंटू 2, सही है। अगेन log m मल्टीप्लाइड बाई n क्या आ जाएगा, log m प्लस n। बस खत्म हो गया सवाल यहीं पर, और क्या। ये बिना के बेस 10 ही है ना, ये बिना के ही बेस 10 है थ्रू आउट से ये चैप्टर। ओके 10 बेस टू 10 1 हो गया, 10 बेस टू 2.3 हो गया, खत्म हो गया। चलिए 1 प्लस 1.3 कितना हो गया, 1 प्लस 1.3 इट्स कम्स आउट टू बी 1.3, इट कम्स आउट टू बी 30 डेसिबल। ओके चलिए एक अंतिम सवाल करेंगे, उसके बाद आज़ादी देंगे इस टॉपिक से। अगला एक सवाल लिखा है, बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल को कर लिया तो मजा आ जाएगा। देखिए, ए फैमिली आइस शो इज हेल्ड एट एन एनक्लोज्ड एरेना, मतलब एक छोटा सा स्टेडियम एरेना बना है, वहाँ पर एक फैमिली आइस शो चल रहा है। तो फैमिली आइस शो चल रहा है मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे सब कोई। ओके तो इसमें क्या कहा गया, द स्केटर्स जो बर्फ पर चलते, ठीक है, द स्केटर्स परफॉर्म टू म्यूजिक विथ लेवल 80 डेसिबल, यानी कि जो स्केटिंग करने वाले हैं वो बीटा इज इक्वल टू 80 डेसिबल पर अपना परफॉर्मेंस देंगे। म्यूजिक चल रहा है वहां पर, एंड दिस लेवल इज टू लाउड फॉर योर बेबी, वहां कोई बच्चे भी बैठे हैं, वो मतलब उन बच्चों के लिए ये साउंड क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा है तो हु येल्स एट 75 डेसिबल, यानी कि वो रोना शुरू कर देते हैं विद द लाउडनेस, तो बेबी येल्स एट बीटा इज इक्वल टू 75 डेसिबल, ठीक है। अब वो टोटल साउंड इंटेंसिटी एनगल्फ्स, और मैं हूं यहाँ पर ऑब्जर्वर, एक तो इनको भी देख रहा हूँ और ये परफॉर्म कर रहे हैं इतनी साउंड पर, तो इस साउंड की वजह से मुझे कुछ इंटेंसिटी सुनाई देगी, ठीक है, लेट्स से I1। और इस बच्चे के रोने की वजह से भी मुझे कुछ इंटेंसिटी सुनाई देगी, लेट्स से I2। तो उसने कहा पहले तो इसकी इंटेंसिटी फाइंड करो, इसकी फाइंड करो, देन व्हाट ही आस्क्ड व्हाट टोटल साउंड इंटेंसिटी एनगल्फ्स यू, यानी कि आपको कितनी पता चलेगी, I1 प्लस I2, है ना, अपने पास दोनों पहुंच रही है। एंड व्हाट इज द कंबाइंड साउंड लेवल, तो अगर ये पता चल जाएगा तो कंबाइंड साउंड लेवल पता कर लेंगे। चलिए तो कैसे क्या करते हैं, सवाल समझ में आया होगा, देखिए कैसे करेंगे। एज वी नो कि भाई बीटा इज इक्वल टू कितना, बीटा इज इक्वल टू 10 log 10 बेस I ओवर I0, सही, ये तो सही है। चलिए अगर ऐसा है तो क्या करें, तो ऐसा करो कि बीटा अपॉन 10 इज इक्वल टू log 10 बेस I अपॉन I0, सही है यहाँ तक। तो बीटा बाई 10 इज इक्वल टू log 10 बेस टू दी I ओवर I0। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं आपको पहले बता देता हूँ जो यूज होगा, वो ये कि log 10 बेस टू दी n इज इक्वल टू लेट से x है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ n इक्वल टू 10 टू दी पावर x, ठीक है। यानी कि इधर से log हटेगा तो वो इधर जाकर 10 की पावर बना देगा सामने वाले को। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर log 10 बेस I अपॉन I0 इज इक्वल टू वॉट, बीटा ओवर 10, ऐसा। अब देखो यहाँ से log हटाऊंगा तो उधर जाके 10 की पावर में ये चल जाएगा, यानी कि I अपॉन I0 इज इक्वल टू 10 की पावर बीटा अपॉन 10। तो ये होती है लॉगरिथम प्रॉपर्टी। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल कि ई आता है जब log ई बेस हो, ई बेस होता तो ये एक्सपोनेंशियल बनता है ना, लेकिन log 10 बेस इसलिए 10 की पावर बनेगा। ओके चलिए, तो I अपॉन I0 है तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू ई आ जाएगा।
सही। अब इंटेंसिटी का अपने पास फॉर्मूला हो गया, प्रोवाइडेड बीटा एंड आई नॉट वी मस्ट नो। ओके, चलिए तो अब हम चर्चा करेंगे इन सब के लिए। पहले हम आ जाते हैं इसके लिए, फॉर म्यूजिक, फॉर स्केटर्स। ओके, स्केटर्स के लिए चलिए पहले बेबी के लिए फाइंड कर लेते हैं। फॉर योर बेबी, फॉर बेबी बीटा कितना दिया है 75 डेसिबल। नाउ वी विल फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ए बेबी। क्या आई बी, बी फॉर बेबी के लिए स्टैंड है। ओके, बेबी के लिए इंडेक्स सही है। क्या आ जाएगा 10 की पावर बीटा अपॉन 10 आई नॉट। चलिए बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है 75, करेक्ट। तो 75 अपॉन 10 को क्या लिख सकता हूं, यू कैन राइट 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -12। चलिए इसको ऐसा लिख दें 10 की पावर 10 की पावर 7 प्लस 10 की पावर 0.5 इंटू 10 की पावर, ओके ओके ओके, ये ले बेस क्वांटिटी सेम हो तो पावर 8 हो जाता है। ये वाला बेस सेम है, पावर 8 होगा, 7 प्लस 0.5 7.5 वापस आएगा इंटू 10 की पावर -12। ऐसा क्यों लिखा, आसान बताने के लिए कि 10 की पावर +7 और -12 कितना हो गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अभी माइनस का 12 प्लस का 7 यानी कि माइनस का 5, और साथ में बच जाएगा आई बी इज इक्वल टू 10 की पावर 0.5 और इंटू 10 की पावर -5, करेक्ट। इंटेंसिटी है दैट मीन्स इट्स यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए 0.5 है दैट मीन्स क्या 5/10, दैट मीन्स क्या 1/2, सही है ना, और 1/2 मतलब क्या स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैंने 2 स्टेप खा चुका हूं, आपको पूरा लिख लेना वरना आपको डाउट रहेगा। तो आई फॉर ए बेबी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 10 की पावर -5 वैट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो बच्चा चिल्ला रहा था, चिल्लाने के लिए उसे साउंड इतना क्रिएट किया, उससे वजह से मुझे जो इंटेंसिटी सुनाई देगा वो इतना। अब हम बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम की, यानी कि जो स्केटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो फॉर म्यूजिक, म्यूजिक प्लीज, तो म्यूजिक प्लीज, ये रहा म्यूजिक। ओके, क्या आ जाएगा आई म्यूजिक इज इक्वल टू 10 की पावर बीटा अपॉन 10 इंटू आई नॉट, करेक्ट। बीटा कितना है, बीटा है 80, कट गया, और आई नॉट का वैल्यू कितना 10 की पावर -12। ओके, 10 की पावर 8 ये तो सीधा हो गया, क्या आ जाएगा 10 की पावर, इसे ऐसा लिख दें 10 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर -12, क्योंकि ये 10 की पावर 1 और 10 की पावर 7 वापस क्या बनेगा 8 ही बनेगा। रीजन है क्योंकि -12 और +7 क्या हो जाएगा -5। अब आप कहेंगे तो सर -12 प्लस के 8 -4 भी तो हो रहे थे, डायरेक्ट हो रहे थे, नो डाउट हो रहे थे, लेकिन इसका रीजन आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, चलिए हाल पे इतना लिखिए। अब अगला सवाल पूछा है व्हाट टोटल साउंड इंटेंसिटी एनगल्फ्स यू, व्हाट टोटल साउंड इंटेंसिटी एनगल्फ्स यू, आपको जो सुनाई दे रही है वो बताइए। तो हमें जो सुनाई दे रही दोनों सुनाई देगी है कि नहीं, तो टोटल साउंड, टोटल इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू आई बेबी प्लस आई म्यूजिक। ओके, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 बेबी का इंटू 10 की पावर -5 प्लस आई म्यूजिक 10 इंटू 10 की पावर -5। अब पता चला क्योंकि इसमें भी 10 की पावर -5 था, इसमें भी 10 की पावर -5 लेकर आए ताकि ये कॉमन आ जाए और इसका आसानी से सॉल्यूशन निकाल लें, इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। ठीक है, तो 10 की पावर -5 स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10 को क्या मान लें 3. स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 को मान लो 3.1 समथिंग, तो चाहो तो इसे 3 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 3 + 10 13 इंटू 10 की पावर -5 वैट पर मीटर स्क्वायर। तो ये है टोटल इंटेंसिटी जो हमें सुनाई देगी या फिर हमें इफेक्ट करेगी। अगला व्हाट इज द कंबाइंड साउंड लेवल, इसे मैं आधा बताऊंगा, आधा आपको बताना है। वैसे
एक बात की लिए काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं आपको कि आप लोगों ने जिस लेक्चर में मैंने सवाल पूछे थे उसका जवाब दिया है, बहुत से स्टूडेंट ने जवाब दिया है, तो उसके लिए आप एक नया क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आई टोटल इंटेंसिटी, कंबाइंड कह सकते हैं। तो कंबाइंड इंटेंसिटी आपको इतनी सुनाई दे रही है, तो बताओ बीटा कितना होगा तब। तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा इज इक्वल टू 10 log 10 बेस टू दी आई ओवर आई नॉट। आई क्या है, आई टोटल है, कंबाइंड जो सुनाई दी इसका वैल्यू यहां रखो, 13 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 10 की पावर -12। इसे सोल्व करना और आपको एग्जैक्ट आंसर बताना। एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट भी चलेगा, लेकिन यू हैव टू ओके कमेंट कीजिए या फिर मेरे पास स्क्रीनशॉट भिजवाइए, जैसा भी आप चाहें। ओके तो ये लिख लीजिए और आंसर आपको बताना। चलिए एक क्लास टॉपिक, आज का ही अंतिम टॉपिक, क्वालिटी एंड वेव फॉर्म। तो जैसा कि मैंने कहा था कि साउंड वेव के 3 पैरामीटर हमने डिस्कस करने थे। कौन कौन से, पिच जो कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका पिच भी ज़्यादा होगा। ओके उसके बाद लाउडनेस था, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटेंसिटी, और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था, जिसका एक फॉर्मूला था जिसका यूनिट डेसिबल है। और मिनिमम जो हम सुन सकते हैं दैट इज द 0 ऑडिबल, और मैक्सिमम दैट इज द 120 डेसिबल। ओके और रेफरेंस इंटेंसिटी जो कि जस्ट ऑडिबल होती है, जस्ट, ठीक है, 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट, क्वालिटी एंड वेवफॉर्म। ये बहुत आसान है, थ्योरेटिकल अप्रोच है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि तीसरा एक फैक्टर तो पढ़ने में क्या जा रहा है ना। चलिए, ए साउंड जनरेटेड बाय ए सोर्स में कंटेंट, मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूँ, पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए। ए साउंड जनरेटेड बाय ए सोर्स में कंटेन ए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन इट। मान लीजिए एक यहाँ पर जानवर हमने बैठा दिया, डॉग, ठीक है, ये बैठा है इस जमीन पर और इसने भौंकना स्टार्ट किया, ठीक है। तो भौंकना स्टार्ट करेगा तो कभी अगर बहुत जोर से भौंकेगा, ठीक है, जैसे मैं अगर बिल्ली की आवाज़ बात करते हैं तो बिल्ली की आवाज़ निकालना थोड़ा आसान रहेगा, जैसे कैट की बात करते हैं तो कैट अगर आवाज़ निकालेगी तो वो कहेगी म्याऊ, ठीक है, जस्ट म्याऊ। तो मान लीजिए वो चुप है, तब तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं हुई, तब कोई हलचल नहीं, म्याऊ, तो ये फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर से म्याऊ, ये फिर से ऊपर नीचे नीचे, ये ऐसे चलती रहेगी। तो ये क्या था, ये एग्जाम्पल था कि कोई भी जो सोर्स है साउंड का, वो साउंड वेव जो जनरेट करता है उसमें फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं कि कहीं पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, कहीं पर ज़्यादा होगी, कहीं पर कम। नीट वाले स्टूडेंट को और भी अच्छे से पता होगा, या फिर जनरल सी टॉक है क्या कि ECG, जैसे आपने देखा होगा कि मशीन जो होता है ऑपरेशन थिएटर में, ICU के अंदर, मूवी वगैरह में देखा ही होगा कि ये एक डब्बा लगा होता है टीवी जैसा, उसमें हार्ट बीट रिकॉर्ड होती है, सही ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, पल्स जैसे आप कहेंगे। उसमें क्या था कि कहीं पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, यानी कि वही लिखा, देखिए अब वो क्या कर रहा है, साउंड की, यानी कि हार्ट बीट से जो साउंड जनरेट हो रही है कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। यानी कि साउंड जनरेटेड बाय सोर्स में कंटेन ए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन इट, हो सकता है बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी हो सकती है ना। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, ये भी सही है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट होंगे, नो डाउट होंगे। एंड सुपरपोजिशन ऑफ देम, अगर उन सब का क्या कर दें, सुपरपोजिशन कर दें, तो वी विल गेट द एक्चुअल वेवफॉर्म, ठीक है। तो इसका कहना यही था कि किसी भी सोर्स से जो साउंड वेव जनरेट होती है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की हो सकती है। किसी भी साउंड के सोर्स से जो साउंड वेव जनरेट हो रही है, दे कैन हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड आल्सो दे कैन हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, बट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी कैन गेट एक्चुअल वेवफॉर्म, ठीक है। यही इसका एक मेन थीम था। तो यहां तक ये कहानी थी, ये डायग्राम जरूर बनाइए, है ना। वे डिफरेंशिएट बिटवीन द साउंड फ्रॉम ए तबला, मान लीजिए एक तबला बज रहा है और एक मृदंग है, दोनों ही क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है शायद, मेरे ख्याल से क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स।
तो इनसे जो निकलने वाली साउंड है, चलिए हम पहले साउंड की चर्चा करेंगे, देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, लेट्स से तबला है एक तरफ और दूसरी तरफ मृदंग। तो इनका पिक्चर देखने के लिए आप गूगल कर लेना कि कैसा दिखता है तबला और मृदंग। दे आर द क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एस आई थिंक, ठीक है, होना चाहिए। अब इसने कहा साउंड फ्रॉम तबला एंड डेट फ्रॉम ए मृदंग बाय सेइंग दैट दे हैव डिफरेंट क्वालिटी। कैसे पता चलेगा कि जो आवाज आ रही है वो तबला से आ रही है और दूसरी जो आवाज आ रही है मृदंग से आ रही है? इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ वेव फॉर्म, कि कैसी वेव फॉर्म बन रही है। चलिए, क्वालिटी ऑफ वेव फॉर्म। नेक्स्ट, ए म्यूजिकल साउंड हैज सर्टेन वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज। सही है, जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी तो कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी थी जिनको हम डिफाइन कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी थी जिनका कोई रोल ही नहीं था। फिर म्याऊं बोली, जैसे ये फिर म्याऊं, तो जहां म्याऊं बोल रही है वहां तो फ्रीक्वेंसी डिफाइन हो रही है, लेकिन जैसे उसने म्याऊं खत्म हुआ उसका, तो वो फ्रीक्वेंसी ऐसे क्या हो गई, फ्लक्चुएशन, यानी कि बहुत नजदीकी जीरो के आसपास, ठीक है। ओके, तो ए म्यूजिकल साउंड हैज वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज। तो इसी तरह से जो म्यूजिकल साउंड होती है, इंस्ट्रूमेंट होती है, उनकी भी क्या होती है, एक वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी होती ही होती है। कुछ कुछ होती है जो वेल डिफाइंड नहीं भी होती है, ठीक है। जैसे बिल्ली बोल रही है म्याऊं, तो वो वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी में आएगा, लेकिन म्याऊं जब खत्म और म्याऊं से पहले जो फ्रीक्वेंसी वो वेल डिफाइंड नहीं है ना। इसी तरह से तबला और मृदंग हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो जब आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो क्या है, दे आर दी वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब तबला जो उसका इंस्ट्रूमेंट है उसे हम ऑफ करने जा रहे हैं या फिर उसे म्यूजिकल साउंड जो है ख़त्म करने जा रहे हैं उसका, ठीक है ना, तो क्या होगा, तब वो फ्रीक्वेंसी वेल डिफाइंड नहीं रहेगी। चलिए ना, अब क्या है, अगला इसमें यह है कि जैसे तबले से जो साउंड वेव सारी वो कुछ ऐसी है, मान लिया, या फिर ऐसी भी तो हो सकती है, ठीक है। तो जो वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज है वो जब हम सुनते हैं, ये वेल डिफाइंड जो फ्रीक्वेंसी है वो जब हमें सुनाई देती है, दैट फील प्लेजेंट टू दी आवर ईयर ड्रम, ठीक है ना। वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी जो होगी, वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी, इट प्रोवाइड्स प्लेजेंट टू आवर ईयर ड्रम, प्लेजेंट टू आवर ईयर, यानी कि कानों को मधुर लगेगा ऐसा आवाज। लेकिन इन सब फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होगा, ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सा घटिया साउंड क्रिएट किया है, एंड दैट वी कंसिडर एज ए नॉइज, ठीक है। तो ये बस एक थियोरेटिकल अप्रोच था जिसमें कोई सवाल बनने की कोई उम्मीद नहीं, फिर भी हमें इसका ध्यान रखना है। क्या था मेन थीम, क्या निकला इसका, इसका थीम ये निकला कि जो भी साउंड सोर्सेज हैं उनसे जो साउंड वेव निकलेगी, उन साउंड वेव में डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट है उनके एम्पलीट्यूड भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इट्स ओके। लेकिन जहां पर फ्रीक्वेंसी वेल डिफाइंड है वो हमें प्लेजेंट होगी, सुनने के लिए मधुर होगी। लेकिन जहां पर फ्रीक्वेंसी वेल डिफाइंड नहीं है वो क्या है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए नॉइज। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी, क्या, दीज फ्रीक्वेंसी, कौन सी, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज आर जनरली आर हार्मोनिक्स ऑफ ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, such a sound is particularly pleasant to ear. On the other hand, a noise has frequencies that do not bear any well-defined relationship among themselves. तो बस यही था, अगर वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी है तो सुनने में बढ़िया लगेगी, यानी कि दैट इज द फंड, आइदर इट विल बी ए फंडामेंटल और इट विल बी हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल, then it will comes under the category of well defined frequency, otherwise it will become under the category of a noise. Clear? चलिए, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। होप कि आज का आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और नहीं आया तो हमेशा की तरह आप पूछ सकते हैं, डाउट सेक्शन ग्रुप में भी है अपने, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, टाटा।